तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी यूपी री एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आज ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ करा दिए हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो कृपया उन प्रैक्टिस सेट को लगा लेना, ठीक है। मैं दावा करता हूँ इन प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ओके। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम 19 बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को बहुत ही शानदार तरीके से टारगेट करते हैं। ओके। देखिए, पहला प्रश्न है 0.435 पर ये बार लगा है को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, पूर्णांक हैं और क्यू बराबर जीरो नहीं है। क्यू बराबर तो जीरो ही होना ही भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ये फ्रैक्शन में कैसे बदलेगा अगर क्यू बराबर जीरो ले लिया तो, है ना। देखिए, 0.435 लिखा है और 35 पर बार है ये। तो इसे करने का सबसे आसान तरीका क्या है, किस तरह से आप इसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लोगे, वो मैं आपको आसान तरीका ही बताऊंगा। देखिए, हल करते हैं इसे। ये जो 445 है ना, 0 दशमलव के बाद 435 है, सॉरी, इस पर जो बार लगा है, इस बार वाली संख्या को कैसे हल करते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी संख्या को लिखेंगे, पूरी संख्या को लिख लेंगे 435, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतने ही नौ लिख देंगे। कितनी संख्याओं पर बार लगा है, कितने अंकों पर लगा है, सॉरी संख्या नहीं, कितने अंकों पर बार लगा है, एक और दो, दो अंकों पर बार लगा है तो दो नौ के लिख दिए। कितने अंकों पर बार नहीं लगा है, एक अंक पर बार नहीं लगा है तो उस एक अंक के लिए जीरो लिख देंगे, और जिस अंक पर बार नहीं लगा है उसे टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस प्रकार के सवालों पर आपको यही अप्रोच रखनी है। अब 435 में से 4 जाएगा तो 431 बचेगा, और 431 बच्चे 990 आ जाएगा। तो पी वाई क्यू फॉर्म क्या बन गई, यही हमारी पी वाई क्यू फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए, अगला सवाल है और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसे खुद से करने की कोशिश किया करना, मेरे साथ ही खुद से करने की कोशिश करो। वो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या अप्रोच रखनी है एग्जाम में, ठीक है। देखिए, सवालों को हर कोई कर लेता है और हर कोई कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम कम से कम समय में सवालों को एक राइट अप्रोच के साथ कैसे कंप्लीट करें, ठीक है, एग्जाम हॉल में। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि टेनिस गेंदों की एक निश्चित संख्या 450 में यानी 450 रुपये में खरीदी गई थी। इसी राशि में 5 और गेंदों को खरीदा जा सकता था यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपये सस्ती होती। ये कह रहा है कि 450 रुपये में हमने कोई गेंद खरीदी, मान के चलो मैंने ही कोई गेंद खरीदी, तो मैं इसी राशि में 5 गेंदें और अधिक खरीद सकता था। कब, जब प्रत्येक गेंद की कीमत 15 रुपये सस्ती होती, ठीक है। तो खरीदी गई गेंदों की संख्या क्या क्या थी, मैंने कितनी गेंदें खरीदी थी, ये मुझे बताना है, ठीक है। मान लो कि जो खरीदी गई गेंदें हैं वो मैंने एक्स गेंदें खरीदी हैं, कितने रुपए में खरीदी हैं, 450 रुपये में, है ना। तो 450 रुपये में तो एक गेंद का मूल्य कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक गेंद का मूल्य बताऊँगा। एक गेंद का मूल्य आएगा मेरा 450 रुपये बट्टे एक्स, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, देखो मेरे सवालों को करने का तरीका समझो आप, ठीक है, किस तरह से मैं अप्रोच रखता हूँ। एक गेंद का मूल्य निकालिए 450 बट्टे एक्स। अब ये कह रहा है कि वो 5 गेंदें और अधिक खरीद सकता था। 5 गेंदें और अधिक खरीद सकता था कब, जब उसका मूल्य, जब प्रत्येक गेंद को 15 रुपये सस्ती होती, प्रत्येक गेंद 15 रुपये सस्ती होती है ना। तो ये 400 इसी 450 रुपये में 5 गेंदें अधिक खरीद सकता था, 5 गेंद अधिक खरीद सकता था, यानी x + 5 अधिक खरीद सकता था कब, जब ये प्रत्येक गेंदें 15.5 क्या होती, कम होती, 15 रुपये सस्ती होती। अब ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 450 को बाहर रख लो, ठीक, क्या बचेगा, 1/x और यह 1/1 + 5 यानी x + 5। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x + 5 माइनस x आएगा, है ना। x + x - 5 आ गया, नहीं हाँ, x + 5 - x आ गया। और इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा आपका x और x +
5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा और यहाँ इस इक्वल टू में 15। अब 15 से 450 कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार, 15 तिया 45 यानी 30 बार, 30 बार कैंसिल आउट कर दी। अब क्या होगा, देखो 30 है ना, 30 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 5, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 बचेगा, है ना, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो x प्लस 5 ये आ गया ना, ये कितना आएगा 150, कितना आएगा 150, ठीक है। अब देखो मुझे x को ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 150 आ जाए, कितना आ जाए, 150 आ जाए। तो मैं इस x की जगह पर देखो, मैं ऑप्शन में बाई ऑप्शन जाऊँगा, मैं बाई ऑप्शन में x बराबर मान के चलो मैं 15 रख लेता हूँ, x बराबर अगर मैं 15 रख लेता हूँ तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300, लेकिन हमें कितना लाना है, 150। तो हम x बराबर कितना रख लें, x बराबर हम 15 भी 10 रख के देख सकते हैं। x बराबर 10 रखो आप, x बराबर 10 रख लिया और यहाँ पर 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। 10 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 150, जो कि हमें यही लाना था। तो इस तरह से हम बाई ऑप्शन भी इस प्रकार के सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। इस प्रश्न पर क्या अप्रोच रखनी है आपको, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊँगा। देखिए, जब भी आपको डेसिमल संख्या दी जाए, डेसिमल वाली, और आपको ऑप्शन दिए जाएं एक एक्यूरेट वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इस डेसिमल वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू मान के हम सॉल्व करेंगे प्रश्न को। तो इस 80 को, ये कह रहा है 80 का कितना 80% ऑफ 1350 का 80%। तो इस 80 को हम 80/100 लिख देंगे, 80% को, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितने थे, 1350 से, ठीक है, प्लस ये 37.997 है, तो इसे हम 38 मान सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यू बना लो, 38 बना लेंगे। इसका परसेंट, ये कितने परसेंट, किसका परसेंटेज, 38% ऑफ 450, यानी 450 का 38%, ठीक है। माइनस करना है, ये है 280.987, तो इसे हम 281 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 281। अब इसे सिंप्लीफाई करो, देखो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दो, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दो और 8 की मल्टीप्लाई कर दो 135 में, 8 पंजे 40, ठीक है, 13 8 104 होता है, 104 और 4 कितना हो गया, 108, ओके, प्लस जीरो से दशमलव कैंसिल आउट, इस जीरो को कैंसिल आउट करो, 5 से 9 बार कैंसिल आउट करो और 5 से 2 बार कैंसिल आउट करो, 2 से इसे 19 बार कैंसिल आउट करो, 19 नम्मा होता है 171, यानी 171, ठीक है। और उसके बाद है माइनस के 281। अब देखो घटाना कैसे है, कितनी जल्दी घटाओगे, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, 0 और 1, 1 हो गया, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, है ना। ये कितना हो गया, 7 और 8 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये कितना आएगा, 10 और 1 कितना हो गया, 11, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, यानी 970 हमारा राइट आंसर होगा, ओके। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा जेड बाई एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा जेड उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 3 दिन में कुल कार्य का कितने % कंप्लीट कर लेंगे। देखो बाई जो है ना, बाई ये 20 दिन में कर रहा है और जेड कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में। तो हम टोटल काम मान लेते हैं क्योंकि हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो टोटल काम मान लिया, इनका एलसीएम 20 आ गया। एफिशिएंसी बाई की कितनी आएगी, 1, और जेड की कितनी आएगी, 2, ठीक है। दोनों की कुल मिलाकर क्षमता कितनी आएगी, इफिशियंसी मतलब क्षमता, दोनों की कुल मिलाकर क्षमता है 3, और ये दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं। कितना कार्य कर लिया, 9 कार्य कर लिया। अब 9 कार्य किया है, कितने कार्य का, टोटल कार्य का हमने एलसीएम निकालकर कितना माना, 20%। अब इससे का 9 भाग कर लिया है तो 9/20 गुणा कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 90/2 कितने % काम फिनिश कर लिया, तो आपका आंसर होगा 45%। कितने %, 45%, ओके। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं प्रत्येक सवाल में आपको वही तरीके बता रहा हूँ जिनसे आप बहुत ही कम समय में अपना सवाल सॉल्व कर सकती हो। और भी तरीके इन सवालों को करने के, एक एक दो दो तरीके तो प्रत्येक सवाल के निकल ही आते हैं, इस बात को आप भी जानते हो, ओके। अगला प्रश्न है, ठीक है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि x² + y² बराबर 106 है तथा x - y बराबर 4 है तो 1/x - 1/y का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए हम इसे इसके द्वारा सॉल्व करेंगे,
दो इक्वेशन है और दो ही हमारे वेरिएबल हैं। इसके द्वारा सॉल्व करेंगे तो इसका वर्ग निकालो आप, वर्ग निकालेंगे इसका, तो इसका वर्ग आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, इतना ही आएगा। और क्या आएगा माइनस में 2x/, इसे मत ध्यान भूलना है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 106, तो 106 माइनस 2x/, बराबर 16 है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इधर इसे पश्चांतर कर देंगे, इसे इधर पश्चांतर कर देंगे तो 2x/, बराबर 106 में से जब 16 जाएंगे तो 0 और 90 बचेंगे। तो यहाँ से x/, बराबर कितना आएगा, x/, बराबर आएगा आपका 45, देखो 2 से इसे डिवाइड कर देंगे 45 आ गया। अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसे सॉल्व करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सबसे आसान तरीका यही होता है। तो y माइनस एक्स, ठीक है बच्चे, xy। अब हमें y माइनस एक्स का मान नहीं पता है, लेकिन हमें x माइनस वाई का मान तो पता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा और बच्चे xy। x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 4, और ये माइनस आगे लगा है तो माइनस के 4, ठीक है। xy का मान कितना है 45, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरे सवाल करने का तरीका समझ में आ गया होगा, है ना। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। मैंने इस जो प्रैक्टिस सेट है ना, हर एक टॉपिक से प्रश्न उठाया है, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न लगते हैं वो मैंने सभी लिए इस टॉपिक में, इस प्रैक्टिस सेट में। देखिए, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल के बराबर है, जिसके विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी है, माप कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को बहुत ही आराम से और ध्यान के साथ पढ़ना है। एक वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज आपको पता होना चाहिए, जिसके विकर्णों की माप, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की माप इतनी और इतनी है कि क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए, जो हमारा वर्ग होता है, ये हमारा वर्ग होता है ना, जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है, एरिया, और ये एरिया किसके बराबर है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2, दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1/2, पहला विकर्ण है 8 और दूसरा विकर्ण है आपका 16, 2 से 16 को कैंसिल आउट करो 8 बार, तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 8 × 8 = 64। तो ए निकालेंगे, एक भुजा निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर की आएगी, 8 सेंटीमीटर की आएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वर्ग का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप होता है ये जो चारों भुजाएं हैं ना, इनका योग। तो परिमाप होता है 4a, ए का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, तो 4 का गुणा कर देंगे 8 में, तो जो आएगा 8 × 4 = 32, यानी 32 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा परिमाप निकल के आ गया वर्ग का, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, औसत का प्रश्न है, ठीक है। एक कक्षा में 2 अनुभाग हैं, अनुभाग ए और बी, जिनमें क्रमशः 40 और 44 छात्र हैं। यदि ए का औसत 35 किलोग्राम है, ठीक है, और बी का औसत 37 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत हमें ज्ञात करना है। देखो, इसे सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, जब भी देखो एक कक्षा है उसमें 40 विद्यार्थी हैं, तो ये जो 40 विद्यार्थी हैं ना, इन्हें एक अनुपात में काट लो, 4 से काट लो, 4 से 10 बार और 4 से कितना आ जाएगा 11 बार। अब टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, टोटल विद्यार्थी हो गए आपके 21, कितने हो गए 21, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे अब हम इनका औसत निकालेंगे टोटल विद्यार्थियों का। तो 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है 35, तो कितना टोटल कितना हो जाएगा योग 350, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में। अब 11 का औसत कितना है 37, अब 37 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 37 में, तो 11 × 7 = 77, कैरी 7, 11 × 33 और 7 कितना हो गया 40, है ना। और टोटल विद्यार्थी अब कितने हो गए एक अनुपात में काटने के बाद 21, है ना। अब देखो दोनों का योग करो, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, ठीक है, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 3 में 4 जोड़ेंगे 7, यानी 757/21। अब इसका 21 का डिवाइड कर दो, वही हमारा औसत निकल के आ जाएगा
पूरी कक्षा का औसत 21 का डिवाइड करो 757 में, ठीक है। 21 तिया 63, 21 तिया 63, बचा कितना 12, 7 आ गया। 21 छिक्के कितना होता है 126, 21 छिक्के 126 होता है, बचा कितना 1। अब आपको पता है कि 36 दशमलव के बाद ही कोई संख्या आएगी, 36 दशमलव के बाद, तो 36 दशमलव के बाद कुछ कुछ आ रहा है, कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 36 दशमलव के बाद और कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है ना, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें कैलकुलेशन के साथ साथ ऑप्शन को भी देखते चलना है एग्जाम में, ठीक है। कैलकुलेशन के साथ साथ ऑप्शन को भी देखते चलना है, ओके। अगला प्रश्न है जो कि आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है, वर्क और वेजेज यानी कार्य और मजदूरी से संबंधित प्रश्न है। ए और बी एक कार्य को 330 रुपये में करने का वचन देते हैं। ए इसे 11 दिन में और बी इसे 22 दिन में कर सकता है। ए इसे 11 दिन में और बी इसे 22 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन वह सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से वे इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो सी को उस कार्य के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए, यानी सी को कितने रुपए मिलेंगे उस कार्य के लिए। तो पहले तो टोटल कार्य निकाल लो, कार्य नहीं पता है हमें, है ना, तब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम। टोटल कार्य कितना आएगा 66 आ जाएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो। अब इनकी हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो मजदूरी है वो क्षमता के अकॉर्डिंग बचेगी इनकी की, ठीक है। क्षमता कैसे निकालेंगे, क्षमता होती है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 11 छिक्के 66, तो एक दिन में कितने यूनिट 6 यूनिट, 22 तिया 66, तो एक दिन में 3 यूनिट, और ये तीनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट का काम करेंगे, है ना, जो कि किसके बराबर है आपके 330 रुपये के, 330 रुपये के। तो एक यूनिट बराबर कितना आएगा, एक यूनिट बराबर आएगा आपका 30 आएगा, कितना आएगा 30, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है कि सी को, अब सी की क्षमता कितनी है, देखो ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3, और इन तीनों की क्षमता मिलाकर 11 आई है, तो इन 9 तो इन दोनों की हो गई, तो सी की यहाँ से आप निकाल लोगे कि सी की क्षमता कितनी आएगी 2 यूनिट में, 2 यूनिट में आएगी सी की क्षमता। तो 2 यूनिट, एक यूनिट का मान 30, तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा 60 रुपये। यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। देखिए 0.7 का क्यूब माइनस 0.4 का क्यूब, नीचे है 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 मल्टीप्लाई 0.4। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू। ये सूत्र किन किन को पता है कमेंट करके जरूर बताना। ये क्या होता है, पहले ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी, है ना, दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अब देखो कुछ मिलाकर देखो, ये संख्या मान लो कि 0.7 है और ये संख्या है आपकी 0.4, यानी ए क्यू ये है, बी क्यू ये है। तो इसे हम इस टैब से भी तो खोल सकते हैं ना, इस टैब से भी तो खोल सकते हैं। और ये जो संख्या नीचे मैच कर रही है ये वाली संख्या है, नीचे जो मैच कर रही है ये वाली संख्या है, यानी नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए माइनस बी। अब इस 0.7 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो 0.3 आंसर आएगा, 0.3 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। देखिए ये कह रहा है कि वर्तमान में रवि और शिवा की आयु का अनुपात है 2:3। अब से 8 वर्ष बाद ये अनुपात बदलकर 6 हो जाता है, 6:7 हो जाता है। कब, 8 वर्ष बाद, प्लस के 8 वर्ष बाद, है ना, ये फ्यूचर में चले गए, 8 वर्ष बाद इतना हो जाता है। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो अगर यहाँ पर ऑप्शन 2 का मल्टीप्लाई नहीं होता ना, तो हम इसकी डिविजिबिलिटी से इस सवाल को बहुत ही कम समय में ज्ञात कर लेते, क्योंकि जो रवि की आयु है ना वो 2 अनुपात में दी गई है, 2 यूनिट में, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 2 के ही सारे मल्टीपल हैं, तो ऐसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करनी होगी। देखिए 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद यहाँ इनकी आयु है, जो रवि की आयु कितनी है 2 यूनिट में, वर्तमान आयु है ये, और शिवा की कितनी 3 यूनिट में। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अंतर होगा वो भी समान होना चाहिए। कितना है 4 यूनिट, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो 4 यूनिट का मतलब कितना है 8 वर्ष, 4 यूनिट का मतलब कितना है 8।
तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा 2। तो रवि की आयु कितनी यूनिट में 2 यूनिट में, तो 2 यूनिट का मतलब कितना आएगा 4। तो रवि की आयु कितनी है 4। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, आज के इस प्रैक्टिस सेट के आप सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लेना या फिर प्रैक्टिस कर लेना बार बार। प्रश्न क्या कह रहा है कि 550 मीटर और 650 मीटर यानी 550 मीटर और 650 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। जब ये विपरीत दिशाओं की बात करें, मान के चलो ये इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इनकी जो सापेक्ष गति होती है उनका योग होता है। चाल का क्या होता है, योग होता है। अगर ये एक ही दिशा में जा रही होती तो चाल क्या होती, माइनस होती। ठीक है, चल रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। समय बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। समय बराबर होता है दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, सॉरी चाल, है ना। अब चाल कैसी, सापेक्ष चाल है। और जब दूरी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो वो अपनी लंबाई को पार करेंगी, एक दूसरे की लंबाई को। तो लंबाई क्या है इनकी, इतने मीटर में, तो दोनों को ऐड कर देंगे 550 और प्लस 650। ठीक है, और दोनों की चाल को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 40 और 68 108। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो हमें इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 5/18 से करेंगे, चूँकि 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कहाँ पर, ऊपर हो जाएगा, है ना। 18 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया ये 600 और 700, 500 और 700 कितना हो गया 1200। 1200 18 से इसे कैंसिल आउट कर दो 6 बार, और 5 का 30, क्योंकि 18 छक्के 160 होते हैं, 5 का 30। ठीक है, इसे कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 को, 30 से 40 या 120 को भाग दोगे तो कितना बार जाएगा 40 बार। तो समय कितना आ गया 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम में भी आपको इसी टाइप से करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, साधारण ब्याज का। देखो, एक व्यक्ति है, मान के चलो वो व्यक्ति आप हैं या मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं अपने आप को मान के चल रहा हूँ। मैंने 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिए। ठीक है, 5,000 रुपये मैंने लिए, ये मैंने, ठीक है, आई। और मैंने अपने दोस्त को, मैंने अपने मित्र को यही रुपये तुरंत दूसरे व्यक्ति को, यानी मैंने अपने मित्र को 2 वर्ष के लिए इतने परसेंट पर प्रतिवर्ष उधार देता हूँ। तो प्रतिवर्ष लेनदेन उसका लाभ क्या होगा, प्रतिवर्ष लेनदेन में उसका लाभ क्या होगा। अब देखो, यहाँ हमें इनका अंतर निकालना है प्रतिवर्ष का। तो अंतर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे 2 तरीके से करना सिखा दूंगा आपको, लेकिन मुझे लगता है जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो, पहले आप इनकी इसका अनुपात ले लो, इसका अंतर ले लो, इनकी किसका, वार्षिक दर का। वार्षिक दर का अंतर कितना आएगा, वार्षिक दर का अंतर आएगा आपका, ये कितना है 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी 2 + 1/4। या फिर ऐसे कर लो, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, 4 छक्के 24 1 25, 25/4, और ये कितना है 4, है ना। 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 9/4। इसे आप कर सकते हैं 4 दूनी 8 सही 1/4, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। इसे इसमें से माइनस करोगे तो इतना ही आएगा। अब बस आपको इतना निकालना है 2 वर्ष का, इस रुपये पर 5,000 रुपये पर इतनी दर से 2 वर्ष का आप निकाल लो, कितना धन आएगा 5,000 रुपये मल्टीप्लाई 2, और दर कितनी है 9/4, और परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 400 कर देंगे, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 से इसे 2 बार कैंसिल आउट कर दो, है ना। 2 से इसे 25 बार कैंसिल आउट कर दो। 25 नंबर कितना होता है 225 होता है, कितना होता है 225। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा कि आप जोश में इसे क्लिक कराओ और आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रतिवर्ष लेनदेन पूछा है, प्रतिवर्ष। तो इसमें 2 का भाग करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो 2 वर्ष का है। 2 का भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 112.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको मेरे सवाल को करने का तरीका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप क्या करते पता है, पहले आप 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का 5,000 पर निकालते, फिर आप इस दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 पर निकालते, तब आप उसका डिफरेंस लेते। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब एक ही धनराशि है और मैंने जो उधार ली है वही मैं अपने मित्र को दे रहा हूँ, बस मैंने दर ही तो बढ़ा दी है, समय भी वही है, दर की दर बढ़ा दी है, कितने बढ़ा दी है 2 सही 1/4%। ओके, आइए अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जो कह रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात ये है।
एल्कोहल के लिए ए और पानी के लिए डब्लू वाटर, इतना अनुपात है 5:4। फिर ये कह रहा है कि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखिए जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया जाए कि कुछ मिलाया जाता है कुछ निकाला जाता है, तो जो मिलाया नहीं जाता, जो निकाला नहीं जाता, उसकी मात्रा समान होनी चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए। 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो एल्कोहल की मात्रा समान होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, 4 लीटर पानी मिलाने से एल्कोहल की मात्रा में भी परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुपात में भी परिवर्तन हो रहा है। इसमें परिवर्तन हो जाए पानी में तो चलेगा, लेकिन एल्कोहल में परिवर्तन हो जाए वो नहीं चलेगा, वो हमें कतई मंजूर नहीं होगा। तो हमें इसको सेम बनाना होगा, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 7 और 5 का हम एलसीएम लेके देखेंगे, जो कि आएगा 35, और हमें यहाँ भी 35 करना है, यहाँ भी 35 करना है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 35, एल्कोहल 35 हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा आपका संचो को 28। यहाँ पर भी ये 35 हो जाएगा, क्योंकि 5 7 35, और यहाँ पर 5 नम्मा 45। ये कितना बढ़ गया, कितना मिलाया है, तो 15 में से 8 के 7 और 3 में से 1, और इस 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 लीटर, है ना। और हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एल्कोहल की मात्रा। दिए गए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा ज्ञात करनी है। 17 की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 4/17। और हमें निकालना है 9 यूनिट की वैल्यू। हमें निकालना है किसकी वैल्यू, एल्कोहल की। एल्कोहल की मात्रा कितनी है आपके, एल्कोहल की मात्रा है आपके 35%। कितना परसेंट, 35%। 35 यूनिट में ही तो आई एल्कोहल। अब इसे आप देखो, मोटा मोटा देख लो आप, ये इसका 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा है, 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा है। तो आप ये कर सकते हैं, आप इसे 2 बार काट लो, है ना। बचा कितना, 1। 34, 17 दूने 34, बचा कितना, 1, है ना। बचा कितना, 1। अब 1 में तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है, और ना, तो आप यहाँ अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, 4 दूने 8। अब आपका आंसर 8 दशमलव के बाद कुछ हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हमें एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके देखो हम ये कर सकते हैं कि 35 दूने 70, 70 दूने 140। अब हम 140 में पूरा भाग देंगे 17 का, ठीक है। वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि ये हो जाएगा। 17 7 119, 17 8 136 होता है, 17 8 136 होता है। बचा कितना, 4 बचा, और 4 में भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा लो। अब दशमलव लगा लिया तो समझ लो कि हमारा नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इस प्रश्न को करने में आपके होश उड़ जाएंगे अगर आपने इसका कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा तो। देखिए ए की आय का 20% बी की आय के 35% के बराबर है ना। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 35% का मतलब होता है आपका 7/20। और यहाँ पर जो जितनी भी परसेंटेज दे रखे हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं। 15% का मतलब होता है आपका 3/20, और 40% का मतलब होता है आपका 2/5। ओके। देखिए कह रहा है कि ए की आय का 20% बी की आय के 35% के बराबर है। ए की आय, मान लो ए की आय हमने ए यूनिट में ही मान ली, इसका 20% किसके बराबर है, आपके बी की आय के 35% के। यहाँ से अगर ऐसे परसेंटेज में नहीं बदले तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये इक्वल में दे रखे हैं तो आपस में कट जाएंगे, है ना। फिर ये दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि बी की आय का 15%, बी की आय का 15% बराबर है किसके, सी की आय के 40% के बराबर है ना। तो परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ देखो जब भी मल्टीपल में मल्टीपल में लिखी हो और इक्वल के बराबर हो, तो सी की वैल्यू आएगी आपकी 15 और बी की वैल्यू आएगी आपके 40। तो बी की वैल्यू आपके 40 यूनिट में, है ना, और सी की वैल्यू आपके 15 यूनिट में। तो 15 यूनिट का मान कितना दे रखा है उसने, यदि सी की आय कितने हैं, 30,000 रुपये, तो 15 यूनिट का मतलब आपके 30,000 रुपये। 15 यूनिट का मतलब आपके 30,000 रुपये। तो ये किसका, इसका कितना गुना है, तो आपका आंसर होगा 2,000 गुना। कितना गुना, 2,000 गुना। तो यहाँ 40 यूनिट का, यहाँ 40 यूनिट का कितना गुना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80। 40 यूनिट का अगर 2,000 गुना करेंगे तो आएगा ये आपका 80,000 रुपये। कितना आएगा, 80,000 रुपये, ठीक है। 80,000 रुपये आ गया। सी का मान कितना आ गया, 30,000 रुपये। ओके। अब हमें ये कह रहा है कि ए बी सी तीनों की आयु ज्ञात करनी है। ए बी सी तीनों की हमें आय ज्ञात करनी, आयु नहीं, आय ज्ञात करनी, इनकम, कुल इनकम कितनी होगी, ठीक है। तो 80,000 और 30,000 कितना हो गया आपके 1,10,000 रुपये। और हमें यहाँ पर ए की वैल्यू और ज्ञात करनी है, एक कितने यूनिट में कमा रहा है ना। तो हमें अब ए की वैल्यू निकालनी है, ए की आय निकालनी है। देखिए यहाँ से
ये दोनों मल्टीपल में, ये दोनों मल्टीपल में, तो यहाँ से b की जो मान आएगा वो आएगा 20 यूनिट में और a का मान आएगा 35 यूनिट में। ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से a का मान है 35 यूनिट में और b का मान है 20 यूनिट में, और b का मान कितना निकाल लिया हमने 80,000। तो ये 80,000 का 20 यूनिट बराबर 80,000 है। तो ये कितना मल्टीपल है, इसका कितना गुणा है, कितने गुना है, तो आपका आंसर होगा 4000 गुना। 4000 गुना है, तो इस 35 का हम 4000 गुना निकाल लेंगे। 4000 गुना निकाल लेंगे, 4 गुना निकाल लो, 3 जीरो तो बाद में रख देंगे। 35 दूने 70, 70 दूने 140, यानी 140 आएगा और 3 जीरो बाद में रख दो, तो 1,40,000 आ गया। अब तीनों का टोटल कर लो, तीनों का टोटल करोगे तो 1,40,000 प्लस 30,000 1,70,000। 1,70,000 में अगर हम 80,000 जोड़ेंगे तो 2,50,000 आएगा। 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न मेंसुरेशन 3D का है। 3 ठोस घनों की घन की भुजाएं, 3 ठोस घनों जिनकी भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर में हैं, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखो जो घन होता है वो वर्ग से बनता है। घन जो होता है वो वर्ग से बनता है। पहले मैं आपको यहाँ पर एक बता दूं कैसे बनता है। ये हमारा क्या है, घन है। घन और घनाभ में अंतर होता है, इसको आप अच्छे से जानते होंगे। घन जो होता है वो वर्ग से बनता है और घनाभ जो होता है वो आयत से बनता है। किससे? आयत से बनता है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ की इसकी जो प्रत्येक भुजा होती है वो ए होती है। इसकी प्रत्येक भुजा होती है वो ए होती है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, घन का वॉल्यूम होता है AQ और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी सरफेस एरिया होता है आपका 6a²। कितना होता है? 6a²। और हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। देखो जब भी 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाया जाएगा तो उनका वॉल्यूम समान होगा। जो उनका वॉल्यूम का योग होगा वो जो नया घन बनाएंगे उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो नए घन का वॉल्यूम कितना है? AQ, है ना, AQ। तो AQ बराबर आएगा इन तीनों घनों के वॉल्यूम के योग के बराबर। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, यानी A मीटर की भुजा है तो इसका वॉल्यूम यानी इसका Q कितना 27 प्लस इसका Q 64 और प्लस इसका Q 5 का Q 125। अब इन तीनों का योग करो, 7 और 4 11, 11 और 5 16, है ना। 2 और 6 8, 8 और 2 कितना हो गया? 8 और 2 कितना हो गया? 10, 10 और 1 11, हासिल 1, है ना। 1 और 1 2, यानी AQ बराबर कितना आ गया? 216। तो यहाँ से एक ए बराबर भुजा निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? इसका घनमूल निकालेंगे तो आएगा 6। ए भुजा 6 आ गई। अब हम क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका आंसर होगा 6a², है ना। तो 6 इंटू a² यानी 6 इंटू 6। तो तीनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 6Q, जो 6 का Q कितना होता है? 216 सेमी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न आपको कांस्टेबल में देखने को मिल सकता है। 3 घंटियाँ जो कि एक साथ पूर्वाह्न 11 बजे बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेंगी? तो हम क्या करेंगे, इस 20 का, 30 मिनट का और 40 मिनट का एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा आपका कितना? आपका आएगा 120 मिनट, है ना। 120 मिनट कितने घंटे के बराबर होता है? तो आपका आंसर होगा 2 घंटे के बराबर होता है। सुबह 11 बजे बजती हैं और 2 घंटे के बाद कितने बजे बजेंगी? तो आपका आंसर होगा 1 बजे। कितने बजे बजेंगी? 1 बजे पुनः एक साथ बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि किसी गोले की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? देखो सबसे पहले आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जो कि होता है आपका 4πr², है ना। अब त्रिज्या क्या है, वो 5% बढ़ा दी जा रही है, यानी 5% का मतलब होता है 1/20। यानी पहले त्रिज्या थी 20 यूनिट में और अब कितनी हो रही है? अब कितनी हो रही है? 21 यूनिट में। और त्रिज्या का यहाँ पर क्या होता है? स्क्वायर होता है। देखो हमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो अनुपात में रखेंगे। जब हम यहाँ भी रखेंगे 4πr² और यहाँ भी रखेंगे 4πr², तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें तो मतलब है त्रिज्या से, त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, तो इसका वर्ग निकालेंगे और इसका भी वर्ग निकालेंगे। 400 का वर्ग 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग आएगा आपका 441।
कितने की वृद्धि हो रही है? 41 की वृद्धि हो रही है। कितने पर हो रही है? तो आपका आंसर होगा 400 पर। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दो। अब 4 का भाग दो, 4 ढाई होता है 40, बचा कितना? एक में भाग नहीं जाएगा तो 2 जीरो रख लो, 25 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 10.25 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को जल्दी करने की अप्रोच क्या होगी, कर तो सभी लेंगे लेकिन जल्दी कैसे करेंगे। 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y बराबर इतना दे रखा है। तो देखो जो बीच वाले टर्म होते हैं ना, बीच वाले पद इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, जो बाहर वाले पद होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 29 दोनों होता है 58x और 29 क्या होता है 87। देखो आपको 30 तक टेबल आने चाहिए जब भी आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। 29 क्या होता है 87 बाई बराबर आएगा इसका 18 54x और 18 पंजे 90 बाई। अब इसे सिंप्लीफाई करो, जो x में ये टर्म बड़ा है तो इस x को इधर ले आएंगे तो 4x बचेगा, 58 से 54 जाएंगे तो 4x। ये 87 छोटा है 90 से, तो कितना आएगा 3y आएगा। x की वैल्यू है 3 यूनिट में और y की वैल्यू 4 यूनिट में, यानी 3:4। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न को बहुत ही कम समय में कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। 1920 रुपये में बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखो लाभ कब कमाया जाता है, जब हमारे पास क्रय मूल्य हो। पहले हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। देखो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है हमारा SP, जब हम विक्रय मूल्य में से CP को घटाते हैं, क्रय मूल्य को घटाते हैं। और लॉस होता है हमारा क्रय मूल्य में से हम SP को घटाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पहला क्या है 1920। 1920 में से हम CP को घटाएंगे तभी तो हमारा लाभ आएगा। और ये लाभ किसके बराबर है? ये लाभ है आपके 1280 रुपये में बेचने की हानि के बराबर। तो 1280 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो CP क्या है? CP हमारा CP रहेगा और CP में से हम कितने को घटाएंगे 1280 को, 1280 को घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इसे सिंप्लीफाई करो तो 1920, ये माइनस का CP है, इस माइनस के CP को इधर ले जाएंगे और इस माइनस की जो वैल्यू बेची गई है 1280 में से इधर ले आएंगे 1280 तो बराबर क्या आएगा 2CP के बराबर, है ना, 2 गुने क्रय मूल्य के बराबर। अब इसको जोड़ो तो 20 और 80 100 हो गया, है ना, और ये कितना हो गया आपका 19 और 12 31, 31 और 32, 3200 बराबर 2CP। तो यहाँ से क्रय मूल्य आएगा हमारा 1600 रुपये। कितना आएगा 1600 रुपये। अब इस 1600 पर हमें 25% का लाभ लेना है। तो 25% का लाभ, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4, यानी 1/4। इस 4 पर 1 का लाभ लेना है तो 5/4 निकालेंगे हम इसका, 5/4 निकालेंगे तो इसका 5/4 निकाल दो, है ना। 4 से ये 16 बार, 16 को 4 बार कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 400 बार। अब 400 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2000 रुपये। तो उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचा जाना चाहिए, तब हमें 25% का लाभ होगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के सवाल में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रहे आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के 19 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार प्रश्नों की अगले प्रैक्टिस सेट में।